So hello students, welcome to my YouTube channel Mr. Mathematical। बच्चा ये चैनल क्लास 12 मैथ्स के लिए डेडिकेटेड है। सारे चैप्टर्स की कंप्लीट वीडियोस आपको यहाँ पे मिलेंगी, डिटेल्ड सॉल्यूशन, डिटेल्ड कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी और आरडी शर्मा के हर एक क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो मेरा टारगेट है 2026 बोर्ड आपकी प्रिपरेशन कराना। हर एक चीज आपको बेहतर तरीके से समझाई जाएगी। तो अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज हमारा पहला टॉपिक होगा मैट्रिक्स। पहले हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। देखिए, कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप वैसे ही कर लेंगे। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी ऐसे आते हैं जिनके अंदर हल्का सा हमें डिफरेंट सोचना होता है। स्टेज वाइज करेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट करेंगे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम और आगे बढ़ेंगे इस टॉपिक में। ठीक है, तो पहला टॉपिक आज का मैट्रिक्स। कैसा होता है मैट्रिक्स, क्या होता है, एक बार जरा देख लेते हैं। बेसिक से बताएंगे, बिल्कुल सारी चीजें आपको बेसिक से बताऊंगा कि मैट्रिक्स क्या होता है, क्या क्या उसमें और फर्दर टॉपिक्स बनते हैं। चलिए देखिए, मैट्रिक्स होता है डाटा को अरेंज करना। आपने जनरली देखा भी होगा मैट्रिक्स। तो अगर मैं ये ज्यूम करके चलता हूँ कि आपको कुछ नहीं पता, तो बेसिक अगर हम स्टार्ट करें तो मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म। जैसे आप ये देखिए, ये होगी आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस और ये होगी आपकी वर्टिकल लाइंस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन को आप कह देंगे रो 1, रो 2। वर्टिकल लाइन को आप कह देंगे कॉलम 1, कॉलम 2। तो ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइंस और ऐसी वर्टिकल लाइंस, ये होती है रो और ये होती है कॉलम। अब जहां पे पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको हम कह देंगे एलिमेंट। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मैंने आपको बोला कि मैंने अपना डाटा इस तरीके से अरेंज कर दिया, 2 4 3 -7। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो ये पहली रो, ये दूसरी रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम। ठीक है, अगर मैं इसको बॉक्स में कन्वर्ट कर देता हूं और यहां लिख देता हूं a इक्वल्स टू, और यहां लिख देता हूं 2 × 2, तो ये होगी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। अब एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि रो तो ये हो गई, कॉलम ये हो गई, 2 4 3 -7, इन्हें आप कहते हैं एलिमेंट्स। ये आपके होते हैं एलिमेंट्स, जो आपके इंटरसेक्शन पॉइंट पे वैल्यूज होते हैं उनको आप एलिमेंट कहते हैं। ठीक है जी, तो ये समझ आ गया, ये समझ आ गया कैसे रखा है। अब ये क्या लिखा हुआ है, 2 × 2। इसका मतलब क्या है, इसके अंदर 2 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, इसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, 2 रो और 2 कॉलम। देखो, इसमें जो पहले वाला 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है रो को, और जो दूसरे वाला 2 है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉलम को। हमेशा ऐसे ही होता है, सबसे पहले वाला नंबर रो को रिप्रेजेंट करेगा, सबसे दूसरे वाला नंबर कॉलम को। जैसे हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे कि हमें 5, -2 लिखना है, तो 5 x को रिप्रेजेंट कर रहा है और -2 y को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलर तरीके से क्या है, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब एक चीज अगर हम देखें तो हम किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मैंने -7 को सिलेक्ट किया, तो ये मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट है -7, इसकी वैल्यू -7 है। और अगर मैं इसकी पोजीशन पता लगाना चाहूं तो देखो कैसे पता लगेगी पोजीशन। आप देखो, ये सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, ये लिखा सेकंड रो। देखो सेकंड रो और सेकंड कॉलम, यानी इसकी पोजीशन क्या होगी, सेकंड रो में और सेकंड कॉलम में। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि मैं लिखूंगा A11 A12 A21 A22, अब A रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को और 1 रिप्रेजेंट करता है पोजीशन को। अब यहाँ पे एलिमेंट 2 है और उसकी पोजीशन क्या है, पहली रो पहला कॉलम। लो जी, अब मैं बोलूं 1 2, तो ये पहली रो और ये दूसरा कॉलम, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 4। दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, पोजीशन वैल्यू कितनी होगी, दूसरी रो दूसरा कॉलम, वैल्यू कितनी होगी, 5। तो सबसे पहले आपको मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, उसके नीचे ऑर्डर लिखना आना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि पहली रो होती है, दूसरे वाला कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। कितनी रो है टोटल इसमें, 2,
कितने कॉलम है इसमें? 2, और लिखते कैसे? 2 इंटू 2। उसके बाद ये आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद ये पता होना चाहिए कि ये एलिमेंट्स है 2 4 3 -7, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बोले कि इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स है, तो आप काउंट करके बताओगे 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? 4 हो गए। देखिए इसका तरीका कैसे होता है, अगर हमें काउंट ना करना पड़े और हम वैसे ही बताएं, तो जो आपका ऑर्डर होगा उसको आप मल्टीप्लाई करते हो, दैट विल बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ये आपके एलिमेंट्स। तो अभी आपको क्या समझना है? ये समझना है रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है। पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, ठीक है जी। एक बार नोट कर लीजिए इसको। चलिए अब देखिए स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है। जैसे मान लो मैंने आपसे बोला ए एक मैट्रिक्स है, ए आई जे आई क्रॉस जे, दिस इज द स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो ए किसका रिप्रेजेंट कर रहा है? एलिमेंट को। और अगर यहाँ पे मैंने आई जे लिख दिया तो इसका मतलब रो और कॉलम के एलिमेंट को, ठीक है, रो एंड कॉलम वाइज, रो एंड कॉलम वाइज। अब एक क्वेश्चन लेता हूं। मान लो मैंने तुम्हें बोला कि a इक्वल्स टू ए आई जे, ठीक है। आपको एक एलिमेंट मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 2, 3 × 2 का मैट्रिक्स बनाना है। तो देखो क्या करेंगे, पहले ही हम ऑर्डर लिख लेंगे। सबसे पहले हम ऑर्डर लिख लेंगे। कितनी रो? 3। कितने कॉलम? 2, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर दिया हुआ है। और टोटल एलिमेंट कितने आएंगे? 6। अब देखना रो कितनी आएंगी, देखो 1 2 3, ये 3 रो होगी, 1 2, ये कॉलम हो गया। तो यानी कि यहाँ पे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे आप एलिमेंट रख दोगे। एलिमेंट कौन सा रख दोगे? ए ए ए ए ए ए, एग्रीड। अब i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो ये हो गया i1 j1। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये पहली रो है, दूसरा कॉलम है, तो पहली रो मतलब 1, दूसरा कॉलम मतलब 2। फिर ये क्या हो गया? दूसरी रो पहला कॉलम। फिर ये क्या हो जाएगा? दूसरी रो दूसरा कॉलम। ये क्या हो जाएगा? तीसरी रो पहला कॉलम। फिर ये क्या हो जाएगा? तीसरी रो दूसरा। इस तरीके से आप एलिमेंट प्लेस करते हैं अपने मैट्रिक्स के अंदर। अब ये क्वेश्चन चेंज करता रहेगा अपने हिसाब से। आप मैट्रिक्स, ये 3 × 2 का मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स आप किसी भी ऑर्डर का बना सकते हैं, 1 × 2, 1 × 3, 3 × 2, 3 × 1, 4 × 4, 3 × 3, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। बस आपको ये पता होना चाहिए टोटल कितने एलिमेंट्स उसके अंदर आने वाले हैं और लगाने कैसे, क्या वो रो वाइज लगेंगे, क्या वो कॉलम वाइज लगेंगे। कुछ बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि 1 1 1 2 1 3 लिख देते हैं, जबकि रो 3 है, कॉलम 2 है। तो 3 रो का मतलब 1 2 3, और कॉलम 2 का मतलब 1 2 2 कॉलम। उसके हिसाब से आप एलिमेंट प्लेस कर दीजिए। चलिए एक बार नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको एक 2 × 3 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। यानी ऑर्डर क्या है? 2 × 3, जिसमें रो कितनी होंगी? 2, और कॉलम कितने होंगे? 3। यानी 2 रो और 3 कॉलम का, एक 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, 3 वर्टिकल लाइंस आएंगी। when aij is given by I plus j by 2, aij के बीच का रिलेशन क्या दिया? ये चेंज करता रहेगा, ये कुछ भी दे सकता है, I plus j की पावर 2, I plus j की पावर 5, कुछ भी दे सकता है, जो उसको देना होगा वो देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने बोला क्या दिया हुआ मुझे? ए आई जे, आई प्लस जे बाई 2, ठीक है। मुझे बनाना कितने का मैट्रिक्स है? 2 × 3 का। तो देखो आई की वैल्यू ये रिप्रेजेंट करता है आई को, और ये रिप्रेजेंट करता है जे को। तो आई की वैल्यू मैं 1 लगा सकता हूं। जब मैं आई की वैल्यू 1 लगाऊंगा तब मैं जे की वैल्यू 1 लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि पहला एलिमेंट तो तभी आएगा जब आई की वैल्यू 1 होगी, जे की वैल्यू 1 होगी। कहां पुट करूंगा? यहाँ पे। तो आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 1, 1 + 1 / 2, 2/2, आंसर कितना आ गया? 1। नेक्स्ट, आई की वैल्यू 1 ही रहने दो, जे की वैल्यू बढ़ाओ, एक को फिक्स रखो, दूसरे को बढ़ाओ। कहां तक लेके जाओगे? 3 तक। 1 आया, 2 लिख दिया, पहली रो दूसरा कॉलम।
आई की वैल्यू 1, जे की वैल्यू 2, कितना आया 3/। नेक्स्ट, आई की वैल्यू को 1 ही रखो, जे की वैल्यू को 3 तक बढ़ा दो, मैक्सिमम 3 तक जा सकता है। चलिए, तो ये हो जाएगा 1 3। 1 3 मतलब 1 प्लस 4/2। 4/2 का आधा कितना होगा? ठीक है। अब आई की वैल्यू 1 3 बार डाली, क्योंकि जे की वैल्यू 1 भी थी, जे की वैल्यू 2 भी थी, जे की वैल्यू 3 भी थी। आई की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 2। अब आप क्या डालेंगे? आई की वैल्यू 2 डालेंगे, तो जे की वैल्यू 1। फिर आई की वैल्यू 2 डालेंगे, जे की वैल्यू 2। फिर आई की वैल्यू 3 डालेंगे, तो जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? सर, आई की वैल्यू 2 ही डालेंगे, क्योंकि आई मैक्सिमम 2 तक है। जे 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, फिर रिपीट करेगा। चलिए जी, तो ये क्या देगा? 2 1। ये क्या देगा? 2 2। और ये क्या देगा? 2 3। 2 1 2 2 2 3। अब 2 1 का मतलब क्या है? 2 प्लस 1/2 विच इज 3/2। 2 2 का मतलब 2 प्लस 2/2। ये कहा डाल रहा हूं? इस एक्सप्रेशन में 2 प्लस 2/2 4/2। आंसर कितना गया? 2। 2 3। 2 प्लस 3/2 कितना आंसर है? 5/2। ठीक है, ये आपने आई और जे की वैल्यू डाल दी और इससे आपके एक्सप्रेशन सॉल्व हो गए। ठीक है, ये आपने आई और जे की वैल्यू डाल दी। आई की वैल्यू मैक्सिमम 2 तक डाल सकती है, जे की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक डाल सकती है। अब आपको क्या करना है? मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। तो देखो, मैट्रिक्स अगर आपको बनाना है तो आपको ये समझना पड़ेगा कि कितने रो कितने कॉलम का मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है। 2 रो 3 कॉलम, 2 रो 3 कॉलम। 2 रो का मतलब अच्छा, एक रो ये रही, एक रो ये रही, 3 कॉलम वाला 1 2 3। तो एलिमेंट देखो कैसे आएंगे, जब आप 2 रो में करते हैं और 3 कॉलम में करेंगे तो ये क्या है? पहली रो पहला कॉलम, पहली रो पहला कॉलम, यानी कि यहां गया 1। अगला देखो, पहली रो दूसरा कॉलम, यानी रो यही रहेगी, कॉलम दूसरा बन जाएगा। पहली रो तीसरा कॉलम, रो यही रहेगी, कॉलम तीसरा बन जाएगा। ये 3 कॉलम बने, 1 2 3। रो हमेशा पहली रही। आगे देखो, दूसरी रो पहला कॉलम, यानी दूसरी रो ये है और पहला कॉलम ये है, यानी कि इसके नीचे 3/2। दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, इसकी वैल्यू कितनी? 2। अगला, दूसरी रो तीसरा कॉलम, इसकी वैल्यू कितनी? 5। तो दिस इज द फाइनल मैट्रिक्स विच यू हैव टू कंस्ट्रक्ट। ठीक है, अब इसके ऊपर फर्दर और भी बहुत सारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन है, तो फंक्शन चेंज होता रहेगा, आपका एक्सप्रेशन चेंज होता है। चलिए नोट कर लीजिए। देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है? कंस्ट्रक्ट अ 3 into 3 मैट्रिक्स वेयर आई जे इक्वल टू माइनस मॉड आई प्लस जे। चलिए, तब सबसे पहले हम एक देखते हैं कि हम लेट कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स ए है जो 3 into 3 का है। इसका मतलब 3 रो होंगी, 3 कॉलम होंगे, टोटल कितने एलिमेंट? 9 रो, 9 एलिमेंट। तो ये क्या हो जाएगा? पहली रो पहला कॉलम, क्योंकि 3 कॉलम है तो पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम और पहली रो तीसरा कॉलम, मैक्सिमम 3 तक जाएगा। फिर दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो तीसरा कॉलम। रो कितनी है? 3 है, तो रो भी 3 तक जाएंगी। तीसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी रो तीसरा कॉलम। ये पोजीशन बता रहा है, कहीं से भी आप चेक कर लो। मान लो ये चेक किया, दूसरी रो नीचे तीसरा कॉलम नीचे, दूसरी रो है और तीसरा कॉलम में, बिल्कुल सही है। बस अब आपको इसकी वैल्यू पता चल जाए, A11 A12 आप उसको पुट कर सकते हैं। चलिए, A11 कैसे पता चलेगा? जब आप आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू भी 1 डाल देंगे तो आपको क्या पता चल जाएगा? A11 विच इज -1 + 1, तो हो जाएगा -2, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, तो -2। नेक्स्ट, आई की वैल्यू 1 ही रखो, जे की वैल्यू चेंज करते रहो। आई की वैल्यू 1 रखो, जे की वैल्यू चेंज करते रहो, 1 से 2 पे चले जाओ, क्योंकि ये 2 निकालना है, 2 भाई। A12 विच इज -1 + 2 कितना हो गया? ये -2। अब आई की वैल्यू फिर वही रहने दो 1, जे की वैल्यू चेंज कर दो, 3 तक ले आओ, फिर क्या हो जाएगा? A13 1 + 3 -4। फिर आई की वैल्यू 1 तक आ गई, जे की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक आ गई। अब आई की वैल्यू 2 ले जाओ,
क्यों? क्योंकि 2 1 निकालना है, तो जे की वैल्यू 1 ले आओ, तो 2 1 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 3, फिर आई की वैल्यू फिर से 2 और जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी, यानी कि 2 2 आ जाएगा। 2 2 मतलब 2 प्लस 2 4 यानी -4। फिर आई की वैल्यू कितनी आएगी? 2। जे की वैल्यू कितनी आएगी? 3 यानी 2 3। 2 3 कैसे निकलेगा? माइनस का 2 प्लस 3 विच इज इक्वल टू माइनस का। एग्रीड? चलिए नेक्स्ट। अब हमें आई की वैल्यू कितनी डालनी पड़ेगी? आई की वैल्यू 3 डालनी पड़ेगी, क्योंकि 1 डाल चुके हैं, 3 केस आए थे, 2 डाल चुके हैं, 3 केस आए थे, अब 3 डालेंगे तो फिर 3 केस आएंगे। आई की वैल्यू 3, जे की वैल्यू 1, तो 3 1 यानी ये निकलेगा। कैसे निकलेगा? -3 प्लस 1 कितना आ गया? -4। फिर आई की वैल्यू 3 डालेंगे, जे की वैल्यू 2 डालेंगे, तो 3 2 3 2 मतलब -3 प्लस 2 कितना आएगा? -5। लास्ट आई की वैल्यू 3 डाला, जे की वैल्यू 3 डाला, ए 3 3 -3 प्लस कितना आया? -6 आया। ये आपके टोटल 9 एलिमेंट है, 3 3 6 3 9 एलिमेंट, और हमें चाहिए भी 9 एलिमेंट। बस अब इसको मैट्रिक्स में लगा दो, आपका फाइनल आंसर आएगा। ऑर्डर लिखना मत भूलना, ऑर्डर हमेशा लिखा करो 3 into 3। अब 1 1 आया, ये रहा 1 1 -2, फिर 1 2 -3, फिर 1 3 -4, फिर 2 1 -3, 2 2 -4, 2 5 -5, सॉरी 2 3 -5, 3 1 -4, 3 2 -5, 3 3। तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये आपको मैट्रिक्स चाहिए था 3 into 2 का। तो इस तरीके से आप 3 into 3 का, इस तरीके से आप मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। तो हमने अभी देखा मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना, कि कैसे मैट्रिक्स, मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट समझाया, फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिखाया उसका कि कैसे हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें सेकंड जो पार्ट आता है वो कैलकुलेशन का आता है। कैलकुलेशन को बड़े ध्यान से करना बच्चा। अगर आपकी हल्की सी भी प्लस माइनस की गलती होती है तो उसको जरा चेक करते रहिए, क्योंकि प्लस माइनस अगर गलत हुआ तो आपका आंसर गलत देगा, मैट्रिक्स आपका गलत आएगा। और अगर आपका मैट्रिक्स गलत आया तो फिर आगे आपके आंसर सही नहीं आएंगे। तो पहला टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स। अब वो किसी भी ऑर्डर का दे सकता है और फंक्शन कुछ भी ला सकता है वो, तो मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जिसे मैं आपसे बोलता हूं कि मैंने बोला एक मैट्रिक्स है आई इंटू जे, और जो ऑर्डर है वो है 3 into 4। ऑर्डर है 3 into 4, ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है? 3 into 4। तो आपसे पूछता हूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे इस मैट्रिक्स में? इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे? तो उसका एक सिंपल सा प्रोसेस है। आप, ये होती है रोज, नंबर ऑफ रोज, ये होती है नंबर ऑफ कॉलम्स, अभी मैंने आपको बताया भी है। ये होती है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम। जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो आपका आंसर आएगा वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो कितने एलिमेंट्स है? 12 एलिमेंट्स है, ठीक है। तो कभी भी आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हो, आप ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर दो, आपको टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाए। इसके बाद अगर मैं आपसे ये बोलूं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके पास है 24 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 24 एलिमेंट्स है, ठीक है। 24 एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स के ऑर्डर की अगर हम बात करें तो उसका ऑर्डर क्या होगा? देखो एलिमेंट 24 है, हाउ मेनी मैट्रिक्स आर पॉसिबल? कितने मैट्रिक्स ऐसे पॉसिबल हैं जिनके एलिमेंट्स 24 हो? देखिए एलिमेंट्स निकलते हैं रो और कॉलम के मल्टीप्लाई करने से। तो अगर 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 12 एलिमेंट्स आ रहे हैं, और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तब भी 12 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो बच्चा अगर मैं किसी मैट्रिक्स के अंदर आपको ऑर्डर दे रहा हूं
3 into 4 का, या फिर मैं ऑर्डर दे रहा हूं 4 into 3 का, तो ये दोनों मैट्रिक्स अलग अलग है, ये ए मैट्रिक्स होगा, ये बी मैट्रिक्स होगा, सीधी सीधी बात। इसमें 3 रो 4 कॉलम है, इसमें 4 रो 3 कॉलम है, लेकिन दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही है, दोनों के नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो 12 ही है। तो इसका मतलब अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए जाए तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे निकालें। देखो यहाँ पे मैंने आपको बोला 12 एलिमेंट दिए, तो कितने मैट्रिक्स पॉसिबल होता है? 2, लेकिन 2 से ज्यादा भी है। उसको चेक कैसे करते हैं? सिंपल सा तरीका, आपको जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए जाए आप उसके फैक्टर देखो, क्या क्या आएंगे। 1 आएगा 24, 2 आएगा, बिल्कुल डिवाइड करके देख लो, 24/2 डिवाइड होता है, 24/3 डिवाइड होता है, 24/4 डिवाइड होता है, 24/6 डिवाइड होता है, 24/8 डिवाइड होता है, उसके बाद 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 हो जाता है, उसके बाद सीधा कौन सा होता है? 20। ये आपने सारे फैक्टर निकाले, एग्री? अब जब आपने फैक्टर निकाले तो आपने एक देखा, पहला फैक्टर लो, लास्ट वाला फैक्टर लो, और दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये एक मैट्रिक्स बना, पहला मैट्रिक्स। पहला मैट्रिक्स ऐसा है जिसमें एक रो है, 24 कॉलम है, और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 24 है। नेक्स्ट 2 लो 12 रो, लास्ट सेकंड लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट ले लिया, 2 into 12, तो 2 into 12 यानी 2 रो 12 कॉलम, एक और मैट्रिक्स बन गया। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट तो अब भी सेम है, 24। अगला देखो 3 8, अगला देखो 4 6, 4 6, अगला देखो 6 4, उल्टा कर दो, 6 4 उल्टा कर दो, 8 3 उल्टा कर दो, 12 2 उल्टा कर दो, 24 1, यानी कि एक रो 24 कॉलम और 24 रो एक कॉलम, दो मैट्रिक्स बन गए। तो हर किसी के अपने अपने दो पेयर बनेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स कितने पॉसिबल है? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका मतलब 8 पॉसिबल मैट्रिक्स हैं जिनके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट 24 होंगे। तो टोटल हाउ मेनी मैट्रिक्स पॉसिबल? टोटल नंबर ऑफ मैट्रिक्स पॉसिबल whose number of element, whose number of elements is 24, whose number of element 24 is 8। ऐसे कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है? 8 मैट्रिक्स पॉसिबल है। 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें एलिमेंट से मतलब नहीं है, हमें सिर्फ क्वांटिटी से मतलब है कि इस एलिमेंट के कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है, हाउ मेनी मैट्रिक्स पॉसिबल। तो ये दो कॉन्सेप्ट आते हैं बच्चा आपके, एक ये आता है कि ऑर्डर से आपको एलिमेंट बताने हैं, और एक ये आता है एलिमेंट से आपको मैट्रिक्स बताने कि कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है। ठीक है जी, नोट कर लीजिए। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि हाउ मेनी मैट्रिक्स पॉसिबल, हाउ मेनी मैट्रिक्स पॉसिबल, ठीक है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इज 13, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 13 है तो तुम्हें पता है 13 आपका प्राइम नंबर है, तो 13 के जब आप फैक्टर निकालने जाओगे तो क्या निकलेंगे? 1 निकलेगा, और 13, और कोई निकलेगा ही नहीं। तो इसका मतलब एक मैट्रिक्स पॉसिबल है 1 into 13 का, और एक मैट्रिक्स पॉसिबल है 13 into 1 का। तो टोटल कितने मैट्रिक्स पॉसिबल है? 2 मैट्रिक्स पॉसिबल हुज नंबर ऑफ एलिमेंट इज 13। बोलो, लॉजिक क्लियर? और अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 1 into 7, ठीक है, 1 into 7, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? तो आप क्या बोलोगे? दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। जब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 into 7 मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स टू 7 आएगा। ये आपका फाइनल आंसर। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है जी, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा,
अब बात करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स की। अभी तक आपने जो देखा वो मैट्रिक्स देखा कि मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैट्रिक्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे हेडिंग डालें तो टाइप्स पढ़ रहे हैं, किसकी टाइप्स पढ़ रहे हैं? मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ रहे हैं। तो मैट्रिक्स की टाइप क्या होती है? इसमें सबसे पहला मैट्रिक्स होता है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है? रो मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो, नाम से ही समझ जाना, एक रो हो, उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने बोला 1 2 3 4, ये एलिमेंट है। इसमें कितनी रो है? एक रो। कितने कॉलम है? 4 कॉलम। तो ये आपका रो मैट्रिक्स। और एग्जांपल ले लो, मान लो मैंने बोला 1 2, ये कितनी रो है? एक रो। कितने कॉलम है? 2 कॉलम। ये आपका रो मैट्रिक्स है। तो ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक रो होती है उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं, और ऐसे मैट्रिक्स जिसमें एक कॉलम होती है उसे कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। वो कैसे होंगे भाई? एक कॉलम वाले, जैसे मान लो 3 - 1, तो कितनी रो है? 2 रो है। देखो, एक और एक, दो रो है। कॉलम कितनी है? एक। वर्टिकल वाला कॉलम, हॉरिजॉन्टल वाला रो। और देखो 0 -3 - 1, कितनी रो? 3 रो। कितने कॉलम? एक। ऐसे मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स कहते हैं और ऐसे मैट्रिक्स को आप कॉलम मैट्रिक्स कहते हैं। नोट कर लीजिए। अब इसी में अगर मैं आपसे बोल दूं कि मैं वो लिखूं 2 की जगह 1 लिख दूं, 1 × 1, तो क्या वो रो मैट्रिक्स कहलाएगा? नहीं। रो मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है कि सिर्फ एक रो होनी चाहिए और कॉलम एक से ज्यादा ही होंगे। अगर वो 1 × 1 का है तो ऐसे मैट्रिक्स को आप दूसरी कैटेगरी दे देंगे, इसे कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए 1 × 1 का आप रो मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे, 1 × 1 का आप स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है? तो 1 × 1 का स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसकी रो और कॉलम सेम होती है। 1 × 1, मान लो लिख दिया -2, एक ही एलिमेंट है इसमें। 1 × 1 1 होता है, एक एलिमेंट है। मान लो लिख दिया 2 × 2, 2 × 2 मतलब -2 -3 4 -1, ये 2 रो 2 कॉलम का है। ऐसे ही मान लो आपने लिख दिया 3 × 3, -1 4 0 2 3 -5 या 5 -3 2 0, ये कितनी रो होगी? 3 रो 3 कॉलम। ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। तो अगर एक रो है और कॉलम एक से ज्यादा है तो रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है और रो एक से ज्यादा है तो कॉलम मैट्रिक्स। अगर एक रो एक कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, 3 रो 3 कॉलम, यानी कि i इक्वल्स टू जे, बेसिकली नंबर ऑफ i इक्वल्स टू जे। आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 1, आई की वैल्यू 1 है तो जे की वैल्यू 2, ठीक है? तो ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे आप स्क्वायर मैट्रिक्स। अब इसी के अंदर एक और आ जाता है डायगोनल मैट्रिक्स। क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? देखिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके ऑर्डर सेम हो, एलिमेंट सेम हो, यानी आई और जे, रो और कॉलम दोनों सेम हो गए, ठीक है? रो और कॉलम दोनों सेम हो गए। द करेक्ट वर्ड इज रो और कॉलम दोनों सेम हो गए। अगर इसी के अंदर हम डायगोनल मैट्रिक्स पढ़े तो डायगोनल मैट्रिक्स भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, यानी इसमें भी आप रो और कॉलम सेम लोगे, जितनी रो होंगी उतने ही कॉलम होंगे। बस फर्क क्या होगा कि जैसे आपने लिया 2 × 2, 2 रो 2 कॉलम, तो इसमें ये एलिमेंट होंगे। अभी देखो, अभी तो मैं रैंडम कुछ भी लिख रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने डायगोनल मैट्रिक्स का नाम देखा तो बेटा इसे कहते हैं डायगोनल। ये होता है डायगोनल। किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल अगर हम देखना चाहें तो आप ये मैट्रिक्स देखो, स्क्वायर मैट्रिक्स का, रैंडम मैट्रिक्स का नहीं, स्क्वायर मैट्रिक्स में डायगोनल होता है। डायगोनल सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होता है, ध्यान रखना। तो मैं बोलूं किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे 3 × 3 का डायगोनल मैट्रिक्स देखना चाहूं, तो पहली रो पहला कॉलम ये होगा, दूसरी रो दूसरा कॉलम का एलिमेंट, तीसरी रो तीसरा कॉलम का, तो इसे आप कहते हैं मेन डायगोनल। इसे कहते हैं मेन डायगोनल एलिमेंट। ये आपके मेन डायगोनल एलिमेंट होते हैं। किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, 3 × 3 के मैट्रिक्स के अंदर 3 मेन डायगोनल एलिमेंट होते हैं, ये रे, जिनका रो और कॉलम का जो नंबर है वो दोनों सेम होते हैं। तो इसका मतलब
डायगोनल मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जो स्क्वायर मैट्रिक्स तो होता ही होता है, साथ में उसके जो डायगोनल एलिमेंट होता है उसमें कुछ भी वैल्यू हो सकती है, और नॉन डायगोनल एलिमेंट होंगे उनके अंदर वैल्यू 0 आएगी। एक और एग्जांपल लेके समझ लो, ये कौन सा मैट्रिक्स है? अगर आपने 3 into 3 लगा दिया तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन अगर आपने डायगोनल में एलिमेंट दे दिए और बाकी सब जगह 0 लिख दिया, बाकी सब जगह 0 लिख दिया, तो ऐसे मैट्रिक्स को आप डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है जी। दोनों में क्या फर्क है तो दोनों का ऑर्डर से, लेकिन उसके अंदर दूसरे एलिमेंट 0 है भी और नहीं भी है, कंपलसरी नहीं है। इसके अंदर कंपलसरी है कि डायगोनल के अंदर ही एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सब जगह पे क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो ऐसे मैट्रिक्स को कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। नोट कर लीजिए बच्चा। चलिए, अब एक सवाल कि मैंने 2 into 2 से स्टार्ट किया, 1 into 1 से स्टार्ट नहीं किया, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि 1 into 1 का डायगोनल मैट्रिक्स होता है? उसके लिए जरा देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 1 into 1, तो इसका मतलब क्या है कि एक रो एक कॉलम। तो आप बोलोगे सर डायगोनल और स्क्वायर में यही तो बात है कि आई इक्वल टू जे, लेकिन अगर जैसे ही आप 0 लिखोगे तो ये डायगोनल मैट्रिक्स नहीं रहेगा, ये एक और टाइप बन जाएगी विच इज जीरो मैट्रिक्स। क्या होता है जीरो मैट्रिक्स? जीरो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके एलिमेंट सारे 0 होते हैं। डायगोनल में तो सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट होता है, बाकी जगह 0, इसमें तो सब जगह 0 होता है। जैसे ये हो गया 0 0 0 0, ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? जीरो मैट्रिक्स। ठीक है जी। तो ये हल्का हल्का डिफरेंस है इनके बीच में। चलिए नेक्स्ट मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं। डायगोनल हो गया, स्क्वायर हो गया, अब हमारे पास नेक्स्ट मैट्रिक्स आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स भी सेम डायगोनल मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही होता है, आई इक्वल टू जे, यानी कि इसमें भी आप 2 into 2 का कॉलम बना सकते हैं, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4। अब देखिए इसमें भी यही होगा, मेन डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी जगह 0 हो जाएगा। मेन डायगोनल में एलिमेंट होंगे, बाकी जगह 0 हो जाएगा। अब मेन डायगोनल में एलिमेंट क्या होंगे? सेम होंगे। अगर ये 3 है, 3 है, -2 है, तो जो एलिमेंट यहाँ पे होगा वही एलिमेंट यहाँ पे होगा, जो एलिमेंट यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा, सेम होंगे। ऐसे मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। आई होप आपको स्क्वायर, डायगोनल और स्केलर में डिफरेंस समझ आ रहा है। स्क्वायर में रैंडम कोई भी एलिमेंट, डायगोनल में सिर्फ डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं, इक्वल नहीं है, देखो अलग अलग एलिमेंट्स है। और स्केलर में जो डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो इक्वल होने चाहिए, सेम होने चाहिए, -2 -2, 3 3 3। ठीक है जी। तो ये आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स, नोट कर लीजिए। अच्छा, कहीं कहीं जगह बुक्स में आपको ये भी देखने को मिलेगा, कभी कभी आप देखना कि आपको बोलेगा, ऐसे लिख देगा, एक ए मैट्रिक्स दिया हुआ है डायगोनल, और यहाँ पे ऐसे लिख देगा -1 2 3। इसका ये कहने का मतलब है कि ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें डायगोनल के जो एलिमेंट है -1 2 3। तो आप उसको ऐसे करके लिख सकते हो, ये दोनों बातें सेम है। तो अगर ऐसे कभी देता है तो आप ऐसे करके लिख सकते हो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 हो जाएंगे और डायगोनल वाले ये 3 एलिमेंट दे रखे हैं। तो आप इसको ऐसे नहीं प्लेस करना, रो कॉलम वाइज नहीं, इसको प्लेस करना डायगोनल वाइज, और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट हम इसके अंदर बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स? आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स की तरह ही होता है, 2 रो 2 कॉलम का। बस इसके अंदर क्या फर्क होता है, जैसे अभी आपने स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा था उसके अंदर डायगोनल में एलिमेंट सेम थे, इसमें हमेशा 1 ही रहेंगे, हमेशा 1 रहेंगे, इसमें सेम नहीं रहेंगे, हमेशा 1 रहेंगे। सेम का मतलब 2 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, लेकिन इसमें हमेशा 1 1 रहेंगे, चाहे आप 2 into 2 का बनाओ, चाहे आप 3 into 3 का बनाओ। तो ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया? क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसके अंदर आइडेंटिटी है। ये ऑर्डर की वजह से हम कह सकते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स, और हम सारे स्क्वायर मैट्रिक्स ही पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, क्योंकि सारे के सारे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन के जो कंसेप्ट लगते हैं मैट्रिक्स के अंदर वो स्क्वायर मैट्रिक्स में ही लगते हैं। ठीक है। और जो दूसरा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर रो और कॉलम सेम नहीं होते, उसे आप रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कह सकते हैं। ठीक है।
चलिए ये नोट कर लीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। चलिए ये बेसिकली इंपॉर्टेंट थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब दो टाइप के और होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, एक होता है आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। दो और होते हैं, ये और पढ़ लीजिए, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। चलिए इसमें क्या होता है कि जैसे आपने एक मैट्रिक्स बनाया 3 × 3 का, आपने एक मैट्रिक्स बनाया 3 × 3 का, तो 3 × 3 में टोटल 9 एलिमेंट्स आएंगे। एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, दो तीसरी रो, ठीक है। अब आपने इसमें लगाया 2 3 4 5 6 8, यानी कि आप क्या करेंगे, डायगोनल के एलिमेंट को ज्वाइन करो, इस साइड को ज्वाइन करो, इस साइड को ज्वाइन, यानी अपर साइड पे एक ट्राइंगल बना दो। तो जब आप अपर साइड पे एक ट्राइंगल बन जाएगा तो उनको छोड़ के, उन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट आपके जीरो होंगे, चाहे 3 × 3 हो चाहे 4 × 4। वही वाली बात स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है, अपर ट्राइंगुलर भी और लोअर ट्राइंगुलर। करना क्या है, अपर ट्राइंगल में, यानी कि ये बनाई डायगोनल ज्वाइन किया, इसको ऊपर से कनेक्ट कर दिया, ये बन गया ट्राइंगल। तो इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आने वाले सारे एलिमेंट को देखो और इनको देखो, क्या फर्क है इनमें, ये जीरो होते हैं। अब लोअर ट्राइंगुलर की बात करें, जैसे मान लो यही ले ले तो एलिमेंट 2 5 8 4 6 9 ऐसे ले लिया, तो क्या होगा, डायगोनल के एलिमेंट ज्वाइन हुए, ये नीचे आया, बाकी बच्चे सारे एलिमेंट क्या हो गए, तो ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। दिस इज द अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होता है, ठीक है। ऐसे ही आप 4 × 4 का भी बना सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए नोट करके ना कुछ बेसिक सी बातें लिख लीजिए, क्योंकि कुछ कुछ इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कुछ भी कह सकते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे O2 बोला, तो यानी कि O2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, O3 बोला, O4 बोला, तो ये सेकंड रो सेकंड कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, O2 O3 O4, विच इज 2 × 2, ये आपको रिप्रेजेंट करेगा 2 × 2 को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 3 × 3 को, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा 4 × 2। तो बुक में कभी कभी ऐसी प्रेजेंटेशन भी आ जाती है, या एग्जाम में आप क्या आ सकते हैं, O2 का मतलब नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 × 2, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, नल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4 × 4। सेकंड, यूनिट मैट्रिक्स, अभी अभी पढ़ा आपने, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यूनिट मैट्रिक्स भी कह देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स भी कह देते हैं। इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं I2 I3 I4, 4 × 4 3 × 3 2 × 2, दो रो दो कॉलम, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स से होते हैं, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि नल मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकते हैं और यूनिट मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए अब पढ़ते इक्वालिटी। मैट्रिक्स के अंदर इक्वालिटी का क्या कॉन्सेप्ट होगा, मतलब इक्वल होना दो मैट्रिक्स का। तो कुछ कंडीशन होती है जिससे आप क्या कर सकते हैं, दो मैट्रिक्स को इक्वल कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली इक्वालिटी की कंडीशन क्या होती है कि ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर शुड बी सेम। जिन दो मैट्रिक्स को आप इक्वल रख रहे हो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। सेम इन द सेंस, अगर एक मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 × 3 का है तो दूसरे का भी ऑर्डर 2 × 3 का होना चाहिए। जैसे मान लो IJ रखा आपने 2 × 3 का, तो दूसरे वाला वो भी 2 × 3 का होना चाहिए। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी वो इक्वल हो सकते हैं, अदरवाइज इक्वल नहीं होंगे। इक्वालिटी का कंसेप्ट ये होता है। सेकंड, एलिमेंट
बिकम सेम या इक्वल लिख सकते हो, एलिमेंट बिकम इक्वल ऑफ सेम पोजीशन। कहने का मतलब है कि अगर A11 का एलिमेंट है तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, B11 के। A12 का एलिमेंट है तो वो B12 के इक्वल होगा। यानी अगर पोजीशनिंग सेम है तो आप उन दो एलिमेंट्स को आपस में इक्वल रख सकते हैं। ये होता है आपका इक्वालिटी का कंसेप्ट। क्यों यूज किया जाता है कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी? ताकि आप कुछ एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सको। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं। मैंने बोला कि आपको एक मैट्रिक्स दिया है, -4 2x 3y 4, ये मैंने आपको मैट्रिक्स दिया है और मैंने बोला ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है, -4 5 9 4। ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल है। फाइंड एक्स वाई, एक्स और वाई निकालना। तो देखिए इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ये कहता है सबसे पहला ये कंडीशन, दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहला, अगर हम इसका देखें ऑर्डर, तो 2 रो 2 कॉलम, बिल्कुल सही। इसका ऑर्डर 2 रो 2 कॉलम, क्या दोनों सेम है? हाँ बिल्कुल सेम है। अगर ये 2 into 3 होता तो ये भी 2 into 3 होना चाहिए था। अगर ये 3 into 2 तो ये भी 3 into 2। ठीक है, पहली कंडीशन सही है। सेकेंड कंडीशन, इसका एलिमेंट इसके एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए, बिकम्स इक्वल ऑफ सेम पोजीशन, या फिर इक्वल होना चाहिए। ये इसके इक्वल हो गया -4, ये इसके इक्वल रख सकते हैं क्योंकि दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 5/2। सेम, ये इसके इक्वल रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं। 3y = 9, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/3 विच इज 3। क्या ये इसके इक्वल है? बिल्कुल इसके इक्वल है। अगर मान लो यहाँ पे होता -4, ऑर्डर सेम था लेकिन एलिमेंट इक्वल नहीं है, तो ये हम बोल देते हैं कि नॉट पॉसिबल टू फाइंड एक्स और वाई, क्योंकि दोनों मैट्रिक्स इक्वल ही नहीं है, कंडीशन गलत दी हुई। लेकिन यहाँ इक्वल है तो एक्स और वाई की वैल्यू, तो जहां पे आपकी एक्स और वाई की सिंगल वैल्यू निकलेगी ये आपको ध्यान देना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी एक्स और वाई की डबल वैल्यू निकले। एक मैट्रिक्स में एक्स और वाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 5/2, यहाँ पे एक्स वाई की वैल्यू कितनी आई है, 3। तो ये आपका इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए बच्चा क्वेश्चन देखते हैं। आपको कह रहा है एक्स वाई डब्ल्यू और जेड, इसकी वैल्यू निकालनी है और क्वेश्चन में ये गिवन है कि इक्वल है। तो जब ये इक्वल है तो ऑर्डर चेक कर लो, 2 2 into 2 2 into 2, बिल्कुल सही है ऑर्डर। अगर ऑर्डर इक्वल हो तो एलिमेंट इक्वल बन जाते हैं। तो पहले में देख रहे हैं कि ये A11 है, इसमें ये A11 है, तो x - y किसके इक्वल हो गया, 5 के। कंडीशन नंबर 1 बन गई। फिर सेकंड में देखो 2z + w किसके इक्वल है, 3 के इक्वल, तो 2z + w किसके इक्वल हो गया, 3 के इक्वल। सेकंड कंडीशन ये बन गई। 2x - y किसके इक्वल है, 12, A21 2x - y 12 के इक्वल हो गया। थर्ड कंडीशन ये बन गई। 2x + w किसके इक्वल है, 15। फोर्थ कंडीशन ये बन गई। अब इन चार कंडीशनों को हम सॉल्व कर लेते हैं और हमारे पास x और y की वैल्यू आनी शुरू हो जाएगी। तो पहली कंडीशन देखी, इसमें से x की वैल्यू निकाली, फ्रॉम 1 x = 5 + y, भाई माइनस का वैल्यू ले जाके प्लस का किया, फ्रॉम 1 ये आया, पुट इन थर्ड में क्यों रखा, x की वैल्यू रखूंगा तो वहां से y की वैल्यू आ जाएगी। तो x की वैल्यू क्या रखी, ब्रैकेट में रखनी पड़ेगी क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई है, इसलिए ब्रैकेट में रखनी पड़ेगी 5 + y, और यहाँ क्या लगाया, -y = 12। तो कितना आया, 10 + 2y - y = 12। 2y - y कितना, प्लस का y, 10 = 12, प्लस का 10 उधर जाके माइनस का 10, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। y की वैल्यू 2 आ गई, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली में रख दिया, 2 रखा, माइनस का 2 उधर जाके क्या हो गया, प्लस का 2, तो 5 + 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास क्या बचती है, w और z, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखिए w की वैल्यू कैसे निकल सकती है, फोर्थ इक्वेशन में आप x की वैल्यू डाल दो, पुट x = 7 इन फोर्थ इक्वेशन। फोर्थ में जब आप x की वैल्यू 7 डालोगे
तो आप देखोगे कि कितना आंसर है 15। 7 टू द 14 प्लस W इक्वल्स टू 15, प्लस का 14 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 14, तो W की वैल्यू कितनी आ गई 1। लास्ट हमारे पास क्या अननोन वेरिएबल बचा है Z। Z के लिए आप क्या करो W की वैल्यू सेकंड में डाल दो, पुट इन सेकंड। जैसे ही आप सेकंड में डालेंगे तो 2Z प्लस W, W कितना है 1 इक्वल टू 3, प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 1, 3 में से 1 गया 2, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में, तो आपके पास Z। तो दिस इज द फाइनल आंसर। एक्स वाई जेड की वैल्यू पूछी थी, x की वैल्यू 7, y की वैल्यू 2, z की वैल्यू W की वैल्यू 1, z की वैल्यू। ठीक है बच्चा, नोट कर लीजिए। चलिए बच्चा, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में। इसी तरीके से हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करते रहेंगे और क्वेश्चंस लगाते रहेंगे। आप क्वेश्चन को जरूर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। और अभी हमारे पास टाइम है तो हम इन चीजों को लगा सकते हैं। एट द एंड ऑफ द सेशन बहुत मुश्किल हो जाता है सारी चीजों को याद रखना और फिर उसको एकदम से लगाना। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली क्लास में। ओवर एंड आउट।